खबर में आपका स्वागत है। आज हम यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के संकट और उसका कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। यूक्रेन में फिलहाल लगभग 1900 भारतीय छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनकी दुर्दशा के बारे में आपने बहुत कुछ सुना और पढ़ा होगा। आगे बढ़ने से पहले ये छोटी सी क्लिप देखें कि अपने भारत की एक बेटी वहाँ किस मुश्किल में मुब्तला है, किस संकट से गुजर रही है। आइए पहले उसका दुख दर्द सुने और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएं। मेरा नाम गरिमा मिश्रा है। मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने कुछ वीडियोस देखी हैं, जब अभी थोड़ी देर पहले हम एमबीसी को कॉल्स कर रहे हैं, एमबीसी हमें हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए। पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमें वीडियोस मिल रही हैं। उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहां पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज, अब कहाँ गए? हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी है, प्लीज, हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था। ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज, जय हिंद, जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो। प्लीज, जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, इस वीडियो को शेयर करो और हर जगह भेजो। दोस्तों, आज सारा देश इस बात से परेशान है कि पहले 3 दिन में केवल 200 छात्र लौट सके और तीसरे दिन 900 आए। इस प्रकार कुल 1100 छात्र 4 दिनों में स्वदेश आ चुके हैं। परंतु क्या ये संकट अचानक आ गया? हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं जानते थे? उनको इसकी कल्पना नहीं थी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने आज से 6 दिन पहले यानी 22 तारीख को उत्तर प्रदेश की एक चुनाव प्रचार सभा में क्या कहा था, आप खुद सुनिए। इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो, चारों तरफ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो, ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो दोस्तों, ये वीडियो बताती है कि प्रधानमंत्री को इस संकट का पूरा ज्ञान था, परंतु उन्हें ये नहीं मालूम था कि इससे हमारे छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वो किस मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये भी हो सकता है कि उन्हें ये ही ना मालूम हो कि वहाँ भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। वो तो बस उन्होंने अपने संकट काल का उल्लेख इसलिए किया ताकि अपनी सियासत को चमका सकें। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं।
और वैसे भी प्रधानमंत्री हमेशा अपनी राजनीति को चमकाने में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने जो है वो यूक्रेन का जिक्र करके उसकी आड़ में वोट मांगे, और एक ऐसे वक्त में जबकि ईरान और इराक की सरकारें अपने छात्रों को ले जा रही थी, ये बातें वहाँ फंसे हुए भारतीय छात्रों ने कही। क्योंकि नोटिफिकेशन आया था आप बॉर्डर पे पहुंच जाइए, कम से कम बॉर्डर से हम आपको ले लेंगे, वहाँ पे कर लेंगे सारा काम। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए तो हमें कोई ये नहीं, 8 किलोमीटर पहले उतारा गया और पैदल चल के हम लोग 8 किलोमीटर आए रात के 2 बजे। और जब यहाँ पे आए हम लोग देखे कि कितना मुश्किल से हुआ। सारे कंट्रीज़ के स्टूडेंट को बहुत ही इज्जत के साथ लेके जा रहे हैं, सिवाय इंडियंस के। हमको पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं ये लोग, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही गंदा व्यवहार किया इन्होंने। कि हमारे साथ पढ़ने वाले ईरान और इराक की सरकारें अपने छात्रों को हालात बिगड़ने से पहले ले गई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुनाव में लगे रहे। और फिलहाल तो ऐसा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री काम करते हैं, बाकी कोई मंत्री तो काम करता नहीं है। अब प्रधानमंत्री यूपी में है, बाकी लोग जो है वो पिकनिक मना रहे हैं। प्रश्न ये है कि क्या ऐसे व्यक्ति को भारत जैसे विशाल देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, जो हमेशा प्रचार मंत्री बना रहे, सदैव जनता के बजाय अपनी सत्ता बचाने के लिए चिंताग्रस्त रहे? क्या जनता को उसके कहने पर वोट देना चाहिए? प्रधानमंत्री ने संकट काल में एक शक्तिशाली नेतृत्व की बात तो कही, मगर खुद इस कसौटी पर पूरा नहीं उतर सके। यूक्रेन पर फिलहाल मोदी जी के परम मित्र व्लादिमीर पुतिन ने हमला कर दिया है। मोदी जी ने उनसे फ़ोन पर संपर्क किया तो पहले उन्होंने उनका फ़ोन ही नहीं उठाया, और फिर जब लिया तो मोदी जी ने युद्ध विराम का जो आग्रह किया था उसको ठुकरा दिया। इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत रूस का विरोध नहीं कर सका, बल्कि चुपचाप वोट दिए बगैर बाहर आ गया, यानी तटस्थ रहा। क्या ये किसी ताकतवर लीडर की भूमिका है? अगर नहीं है तो खुद मोदी जी के अनुसार ऐसे संकट काल में उन्हें देश की सत्ता किसी और के हवाले कर देनी चाहिए। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद उनके शब्दों में सुनिए कि वो ऐसे काल में कैसे नेता की ज़रूरत महसूस करते हैं और कैसे नेता के जो है वो भारत में देखना चाहते हैं। लीजिए ये उनकी भाषण का एक छोटा सा क्लिप देखिए। तो भाइयों बहनों, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा राज्य, जिम्मेवारी भी मजबूत कंधों पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, जब टफ टाइम होता है, जब टफ टाइम होता है तो टफ लीडर होना भी जरूरी होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें कि पिछले वर्ष अगस्त में अफगानिस्तान के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ था। उसके बाद हजारों लोग देश से भागने लगे, परंतु क्या आपने तालिबान को किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हुए देखा जैसा कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है? अगर आपने ऐसा करते हुए देखा हो तो वो वीडियो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। लेकिन पहले इस वीडियो को देखें कि यूक्रेन की पुलिस हमारे छात्रों के साथ कैसा सलूक कर रही है। देख यार कैसे मार रहे लड़कियों को। दोस्तों, सारी दुनिया के लोग तालिबान को क्रूर और पश्चिमी देशों को सभ्य समाज कहते हैं, परंतु आज सारी दुनिया देख रही है कि क्रूर कौन है और सुसभ्य समाज कहाँ है। ये बातें संचार माध्यम द्वारा सबके सामने आ गई हैं। आपको याद होगा कि जब सत्ता परिवर्तन हो गया था तो अफगानिस्तान के गुरुद्वारा में जो झंडा है उसको नीचे उतार लिया गया था, लेकिन उसके बाद तालिबान ने क्या किया, उनके जो है वो प्रतिनिधि वहाँ गए और उन्होंने पूछा कि आपने इसको क्यों उतारा।
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको लगा रहने दें और अपना काम करते रहें। सत्ता परिवर्तन से आपके धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो एक तरफ तो तालिबान का ये मामला था और दूसरी तरफ यूक्रेन की पुलिस और मिलिट्री क्या कर रही है, निहत्थे छात्रों के साथ क्या कर रही है, यह आपने इस वीडियो में देखा। विश्व मीडिया दरअसल अपने विरोधियों के खिलाफ जो दुष्प्रचार करता है, हम भी उसका शिकार हो जाते हैं। बहुत जल्द हम यूक्रेनी सेना का अत्याचार भूलकर उसका गुणगान करने लगेंगे और तालिबान को फिर से भुला भला कहेंगे। पश्चिम का दोगलापन ये है कि वो यूक्रेनी जनता के रूस से लड़ने को सराहता है, परंतु तालिबान की सोवियत या अमेरिकी आक्रमण के खिलाफ संघर्ष को जो है वो आतंकवाद कहता है। इसी प्रकार इसराइल के विरोध में जब फिलिस्तीनी जनता आज़ादी के लिए जंग करती है तो वो उसको भी आतंकवाद कहता है, और न केवल वो कहता है बल्कि हम भी कहने लगते हैं। ये मानसिक गुलामी नहीं तो और क्या है। आखिर में ये जानना भी आवश्यक है कि अपने देश के इतने सारे छात्र पढ़ने के लिए यूक्रेन क्यों चले गए। इसका एक कारण तो ये है कि भारत में हर साल, यानी कम से कम पिछले साल की अगर हम मिसाल लें तो 16 लाख छात्रों ने नेट की परीक्षा दी, यानी वो जो है वो डॉक्टर बनना चाहते थे, परंतु अपने देश में कुल सीट 88,000 है। उनमें से आधी तो प्राइवेट कॉलेजों के पास है और आधी सरकारी कॉलेजों के पास। अब जो लोग सरकारी कॉलेज में जो है वो एडमिशन नहीं ले सकते, उनके लिए प्राइवेट कॉलेज में जो है वो पढ़ना यूक्रेन में पढ़ने से 2 गुना महंगा है। यानी भारत जैसे गरीब देश में अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको प्राइवेट कॉलेज में डबल तनख्वाह देनी पड़ती है, और यूक्रेन जाकर के तालीम हासिल करना चाहता है तो उसको आधी तनख्वाह में उसका काम हो जाता है। इसके अलावा यूक्रेन की डिग्री जो है वो सारी दुनिया में स्वीकार की जाती है। एक और समस्या है कि आजकल अपने भारत में बेरोजगारी है, लोगों को नौकरी नहीं मिलती, और जिन डॉक्टरों को नौकरी मिल जाती है उनके साथ क्या सुलूक होता है वो भी हमने कोरोना काल में देखा कि उनको जो है वो अपनी तनख्वाह के लिए, यानी दिल्ली के डॉक्टरों को अपनी तनख्वाह के लिए कोरोना काल में हड़ताल करनी पड़ती है। एक तरफ तो वो जो है वो लोगों को कोरोना से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं और फिर अपना पेट पालने के लिए जो है वो बेचारे सड़कों पे आते हैं। तो अगर हम अपने डॉक्टरों के साथ ये सुलूक करेंगे तो कोई भी विद्यार्थी ये चाहेगा कि फॉरेन में जाए, वहीं पढ़े और वहीं नौकरी भी करे, भारत ही लौट कर ना आए। और यही चीज़ जो है वो हमारे छात्रों को दूर देश यूक्रेन ले जाती है। भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि एक गरीब देश में पढ़ाई इतनी महंगी क्यों है। जिस देश में चुनाव पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होता है, वहाँ शिक्षा को सस्ता करने के लिए खर्च क्यों नहीं होता। अगर ये हो जाए तो अपनी छात्र जो है वो दूर देश क्यों जाए, यहाँ पर उनके जो है वो शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं होती। परंतु अगर नेताओं के दिमाग में सत्ता प्राप्ति के सिवा कोई विचार ही ना आता हो तो जनता का कल्याण कैसे होगा। और अगर नहीं होगा तो हमारी बेटियां, हमारे बेटे इसी तरह सरकार से गुहार लगाते रहेंगे कि जिस तरह से हमको इस वीडियो में नजर आता है। इंडियन एम्बेसी में ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स, जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहां पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 kilometers from our current location. How are we as a student supposed to reach those borders? आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20 से 30 हजार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।
हाँ तो दोस्तों, आखिर में हम दुआ करते हैं कि फ़िलहाल हमारे बच्चे जिस मुश्किल में गिरफ़्तार हैं उन पर ये वक्त आगे कभी ना आए और हमारी सरकार उनको जल्द से जल्द भारत अपने देश में लाए ताकि वो अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ जो है वो दोबारा मिल सकें। ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।